नमस्कार, मैं उमेंद्र दत्त आप सभी का निशा के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार जिस विषय के लिए है वो बहुत अद्भुत विषय है। ये स्वास्थ्य का पूरा विचार, स्वास्थ्य की पूरी रचना और पिछले 100 वर्षों में या आजादी के बाद से जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे सामने खड़ी की गई, उन व्यवस्थाओं ने स्वास्थ्य का जो पूरा ताना बाना खड़ा किया, जो एक ढांचा खड़ा किया, वो ढांचा हमें स्वास्थ्य कम दे रहा था, स्वास्थ्य के नाम पे लोगों का शोषण ज्यादा कर रहा था। फार्मा कंपनियों का चंगुल और पूरा कॉर्पोरेट के नियंत्रण वाला जो स्वास्थ्य का पूरा ताना बाना है, वो एक भयंकर रूप से समाज के लिए एक चुनौती, समाज के लिए एक चिंता और एक गरीब आदमी के लिए, जिसको कहना चाहिए कि उसके लिए व्यवस्था उसमें नहीं हो रही थी। ऐसी पूरी परिस्थिति में जब हमारे पास हजारों वर्षों पुराना आयुर्वेद और एक पूरी एक लोक स्वास्थ्य परंपरा की सशक्त धरोहर हो, ऐसी विरासत के हम मालिक हों, उस समय हम किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ लाना है, दिग्भ्रमित क्यों होते हैं? क्यों हमारी सरकारों को समझ नहीं आता कि हमारी सरकारें फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कब्जे वाली एक अस्पताल की व्यवस्था उसको खड़ा करती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों पूरे चिकित्सा प्रणाली में, पूरे तंत्र में उसी प्रकार के लोगों का, या जिसको अस्पताल माफिया कहा जाता है, हमारे आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह आजाद कहते हैं कि वो माफिया है। क्यों उस माफिया की ही चलती है? क्यों तमाम कमेटियों में जो सिफारिशें की जाती हैं किसी बीमारी से लड़ने के लिए, उन कमेटियों में डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर आजाद की जगह वो लोग पहुंचते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। तो आज का विषय, ये विषय हम लगातार 3 जो सत्र आने वाले, यही विषय चलेगा। आज उसका पहला पड़ाव है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार से कॉर्पोरेट के चंगुल से मुक्त किया जाए, किस प्रकार से हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों से जोड़ा जाए, कैसे हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी बने जो प्रकृति से सुसंगत हो, जो महंगे और जिसको कहना है कि मारने वाले, खतरनाक, जो स्वास्थ्य नहीं देते, ऐसे जो तमाम तरह के ट्रीटमेंट और जो इलाज के उपचार की जो प्रणाली है उससे मुक्त करके लोगों को स्वास्थ्य दे। तो आज हम 2 विद्वानों को हमारे बीच में है, आदरणीय डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी, रांची झारखंड से, और वैद्य सुनील आर्य। सुरेश जी वैसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं और सुनील जी जो आयुर्वेद के एमडी हैं। तो 2 धाराओं के लोग हैं हमारे पास, और इसी विषय पे करेंगे। आज मुख्य प्रस्तावना डॉक्टर सुरेश अग्रवाल की है, सुनील जी उस पर चर्चा करेंगे, और बाद में टिप्पणी के लिए मैं डॉक्टर TSR रेड्डी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, इन तमाम लोगों को बाद में निमंत्रण करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी को कहूंगा कि वे, डॉक्टर साहब, ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये लोगों के हाथ में रहे, ये कंपनियों के हाथ से कैसे छुड़ाया जाए, लोगों का शोषण कैसे बंद किया जाए, कृपया इस पर बात कीजिए। सुरेश अग्रवाल जी। धन्यवाद उमेंद्र जी निमंत्रण के लिए, और मुझे इस लायक आपने समझा कि मैं शायद कुछ इसमें अपना योगदान दे पाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एमबीबीएस एमएस सर्जरी किया है, और ये नियति का विधान था, निर्देश था कि मुझे स्वास्थ्य में एक अलग रास्ता निर्माण करना है। और अब मैं क्लिनिकल रिसर्च में हूँ। ऐसी दुरूह समस्याएं जिनका इलाज एलोपैथ में नहीं है, उनको मैं एलोपैथ के अपने ज्ञान
और आयुर्वेद और मेडिसिनल प्लांट की पढ़ाई के लिए दोनों के संयोग से रोगियों का इलाज करता हूँ। और ऐसी कुछ साधारण समस्याएं जिसके लिए आयुर्वेद का इलाज बड़ा महंगा है, हानिकारक है और जो परिवारों में स्वयं किया जा सकता है, उनको पुनः समाज में स्थापित करने का कार्य विगत 30 सालों से कर रहा हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ आज का जो आपने टाइटल दिया है वार्तालाप का, आरोग्य लोक आंदोलन। तो पहले आरोग्य के बारे में चिंतन करें कि आरोग्य है क्या। तो आरोग्य के बारे में जब मैं खोजबीन की तो या तो यह निरोग होने की अवस्था है जहाँ रोग का अभाव है, जहाँ कोई रोग ही नहीं है। आयुर्वेद की जो डिफिनेशन है, समदोष सममल सारी चीजों का जो श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं रहते, या दूसरा WHO का डिफिनेशन है कि इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अ कंप्लीट थिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। उस डिफिनेशन को अगर हम आरोग्य मानते हैं तो अगर ये देखते हैं कि अगर ये संपूर्ण आरोग्य वही है तो ये किन बातों पर निर्भर करता है, हम स्वस्थ कैसे रहते हैं, कौन से कारक हैं। तो इन कारकों को हमने 2 भाग में विभाजित किया है। ऐसे कुछ कारक हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है, मॉडिफाइबल है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्वस्थ होने के लिए। और दूसरा एक वर्ग है ऐसे कारक जिसमें परिवर्तन लाना हमारे वश में नहीं है, वो जेनेटिक फैक्टर। जो हमारे वश में है वह हमारी जीवन शैली, आहार, विहार और विचार, ये 3 फैक्टर हैं। स्वास्थ्य के बारे में जो मेरी समझ बनी है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन दोनों के परस्पर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन से या तो बीमारी होती है और प्रॉपर समदोष, सममल, समअग्नि, ये अगर सम धातु सारा सब कुछ होता है तो हम हेल्दी होते हैं। और ये निर्भर करता है ट्राइपोड के ऊपर, आहार, विहार और विचार। अगर हम ये देखते हैं कि आहार, विहार और विचार किनके हाथों में है, तो मूलतः अगर देखेंगे कि यह स्वास्थ्य में यह जो हमारे कंट्रोल करने के लायक फैक्टर्स हैं, आहार, विहार और विचार, ये तीनों कारक एक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में आते हैं। और व्यक्ति के बाद परिवार, उसमें समाज का बहुत कम रोल है और सरकार का तो नगण्य रोल है। हम क्या खाएं, कितना खाएं, प्रकृति के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार, वो हमारे हाथ में है। उसमें परिवार का तो रोल है, लेकिन समाज का या सरकार का कोई रोल नहीं है। उसी प्रकार विहार के बारे में अगर आते हैं तो हम सवेरे कितने बजे उठते हैं, रात में कितने बजे सोते हैं, कितनी कसरत करते हैं, कितना एसी में बैठते हैं, ये सारा का सारा तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसमें सरकार या समाज का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। और विचारों के बारे में जो काम, क्रोध, मद, लोभ की चिंता आई है, अब तो ये तय हो गया है, धीरे धीरे विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि यह जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, यह भी रोग के उत्पादक है। ये केवल आयुर्वेद ने ही बताया था कि विचारों से भी, इमोशन से भी, भावनाओं से भी रोग होते हैं। अब उसकी साइंस पुष्टि कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि मुख्य रूप से यह सरकार का कोई रोल इसमें था नहीं। अब जबरदस्ती एक सरकार नाम की चीज थोपी गई समाज के ऊपर, और वो भी प्रजातंत्र का एक विकृत रूप हमने स्वीकार किया। नागरिक क्या है, नागरिक के कर्तव्य क्या है, एक स्वस्थ जीवन शैली क्या है, इसके बारे में एडुकेट नहीं किया। और सरकारों ने वोट लेने के लिए सब कुछ कहा कि हम कर देंगे, सारा स्वास्थ्य हम दे देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम खड़ी कर देंगे। परिवार को सशक्त कैसे करना, व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में कैसे बताना और कैसे एम्पावर करना, यह सरकार के अगर परिवार कर लेगा, समाज कर लेगा और व्यक्ति कर लेगा
और सरकार का रोल गौण हो जाएगा, तो सरकार प्रदाता के रूप में वोट कैसे मांगेगी कि हमने आपको ये दिया, हमने पीएचसी दिया, हमने बड़ा अस्पताल दिया, सारा वोट उसी पर जुटता है। तो ये प्रदाता का रोल बन गया कि जब तक आप प्रदाता नहीं बनते आपको वोट नहीं मिलता। सारी की सारी समस्याएं हमारी यहाँ जुड़ी हुई हैं। अगर हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले और 1935 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनने के पहले समाज पूरी तरह से लगभग आत्मनिर्भर था। हर गांव में ऐसे वैद्य थे, हर शहर में वैद्य थे, और गांव के जो वैद्य थे वह अपनी जो सेवाएं देते थे। एक तो वैद्यों के पास जाने की जरूरत कम पड़ती थी, हमारी जीवन शैली संस्कारों से, और हर एक परिवार परंपरागत ज्ञान से इतना समृद्ध था कि उसको वैद्यों के पास भी जाने की आवश्यकता कम पड़ती थी। उसको मालूम था अगर पेट खराब होगा तो क्या करना है, बुखार होगा तो क्या करना है, अगर चमड़े में कुछ समस्या हो गई तो क्या करना है, घाव हो गया तो क्या करना है। इन छोटी मोटी सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जो लगभग स्वास्थ्य समस्याओं का 30 to 40% है, 30 से 40% ऐसी समस्याएं हैं जिनको व्यक्ति और परिवार स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से, परिवारों में उपलब्ध संसाधनों से ही ठीक किया जा सकता है। अब उसको धीरे धीरे उस परंपरागत ज्ञान का क्षरण हो गया, और छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी हम दौड़कर डॉक्टर के पास जाने लगे। यही समस्याएं हुई हैं। इसलिए वो जो परंपरागत ज्ञान था, परिवार टूटे, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हुई, हम आत्महीनता के शिकार हुए कि नहीं, जो एलोपैथ है, जो डॉक्टर ने आला लटकाकर, बड़ी डिग्री लेकर, बड़े अस्पताल में बैठकर, बड़े संयंत्रों से इलाज किया है, वो हमारे ज्ञान से ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा प्रिज्यूम किया। और ऐसी रचना बनाई गई कि लोगों का विश्वास अपने जो ज्ञान है, अपने जो संसाधन है, उससे खत्म किया, या तो अनजाने में खत्म किया या एक षड्यंत्र के तरफ, लेकिन वो खत्म हुआ। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। मैं एक ज्वाइंट परिवार में था जहाँ मेरे पिताजी, 7 भाई और 7 हमारी चाची ताइयाँ, 2 दर्जन बच्चे एक बिल्डिंग में रहते थे। एक मकान में, 4 तला मकान था। 7 भाइयों का परिवार एक मकान में रहता था और 2 दर्जन से अधिक बच्चे थे। एक डिलीवरी के अलावा सारी डिलीवरी होम डिलीवरी थी, एक सिजेरियन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि घर में लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन हमारे परिवार में हमारी दादी का परंपरागत ज्ञान, वो हरियाणा के गांव से थी, वो परंपरागत रूप से जानती थी अगर पेट से पतला पैखाना हो गया तो अनार के छिलके का पाउडर दे देना है। वो जानती थी कि दही भात खिलाने हैं, कच्चे केले की सब्जी खिला देनी है। वो कुछ ऐसे ही परंपरागत ज्ञान थे और बड़े सटीक थे। वो समस्याएं पारिवारिक स्तर पर खत्म हो जाती थी। 40-45 मेंबर्स का परिवार, और डॉक्टर कभी आता नहीं था। उस शहर में एक डॉक्टर होता था, HP मुखर्जी, वो रिक्शे से आता था, 4 रुपए फी लेता था घर पे आने की, अमपुल की। वो अगर आ जाता तो उसका रिक्शा पूरे शहर में, मोहल्ले में लोग पहचानते थे। अगर वो रिक्शा कभी विशेष परिस्थितियों में बुलाया गया डॉक्टर को, तो शाम तक मोहल्ले के लोग पूछने के लिए आ जाते थे, क्या बात है कि डॉक्टर आया आपके परिवार में, क्यों आया भाई, किसको, कौन बीमार है। तो अब देखो, वो एक डॉक्टर की सर्विस बड़ी विशेष परिस्थितियों में, ये हमारे जीवन काल की बात है। मेरी उम्र 70 साल की है, तो मैं ये मान के चलूं कि 65 साल पहले ये सीन था कि परिवार सक्षम था। अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती थी तो एक द्वितीय स्तर का एक संसाधन था। हमारे शहर में एक ज्ञानी बाबा की दुकान थी, वो भी राजस्थान या हरियाणा के वृद्ध व्यक्ति थे। उनके यहाँ कनस्तरों में जड़ी बूटियां रहती थी, और बोलते जाओ बुखार का काढ़ा ले आओ तो ज्ञानी बाबा से।
जाते थे, ज्ञानी बाबा बुखार हुआ फलाने को, दादी ने भेजा है काढ़ा दे दीजिए, और वो काढ़ा देता था और वो परिवार में लोग ठीक हो जाते। तो ये द्वितीय स्तर, जहाँ परिवार के संसाधन या परिवार का ज्ञान सफिशिएंट नहीं था, वहाँ समाज में आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी दुकान थी जिसको मालूम था कि बुखार उतारने के लिए कौन सी जड़ी बूटियां उपयुक्त होंगी। अब देखिए कितनी समृद्धि थी। बुखार हो जाती थी तो क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है, ये हमारी दादी बता देती थी। नहीं बुखार है अभी, उड़द दाल मत देना, मटर नहीं देना, दही नहीं देना। हम लोग खेलने के लिए कबड्डी का खेल था, कबड्डी खेल कर लौटते थे तो घुटने या कोहनी छिल जाती थी। तो छिल कर जब आता था वो एब्रेजन, जिसको एब्रेडेड वुंड बोलते हैं, तो दादी बोलती अरे हल्दी का खोआ बांध ले, यानी घी या तेल में हल्दी के पाउडर को गर्म करके और उसमें रुई में डालकर उसको बांध देना और घाव ठीक हो जाता था। न तो एंटीबायोटिक की जरूरत, न पेन किलर की जरूरत, न बीटाडीन की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। और देखिए इस परंपरागत ज्ञान की विशिष्टता, यही वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टर्मेरिक, हल्दी का वर्ण रोपण गुण अमेरिका में पेटेंट किया, जिसके लिए बहुत हल्ला हुआ। अब अनार के छिलके का प्रयोग मैं डायरिया में करता हूं अपने मरीजों के लिए, अपने परिवार में, और अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। और जब मैं गूगल में सर्च करता हूं तो पोमेग्रेनेट पील एंटी डायरियल इफेक्ट पर कम से कम 4 रिसर्च पेपर जर्नल्स में पब्लिश मिलते हैं कि अनार के छिलके में जो पॉलीफिनॉल्स हैं, जो एंटी डायरियल इफेक्ट्स हैं उनके, टैनिन्स के, और उनसे डायरिया के कीटाणु मर जाते हैं। और मैंने प्रयोग करके देखा और करता हूँ निरंतर। कोई पेशेंट आता है कि पतला पैखाना हुआ है तो पहला प्रेस्क्रिप्शन मेरा होता है कि अनार के छिलके की चटनी बनाकर ले लीजिए, थोड़ी अजवाइन डालकर, कच्चे केले की सब्जी भात के साथ खा लीजिए। और मुश्किल से 1 दिन लगता है, 1 दिन में 90% लोगों का डायरिया बंद हो जाता है। तो हमारा ज्ञान का ये लेवल था, परंपरागत ज्ञान का। और विशिष्ट ज्ञान के लिए वैद्य थे, बड़े वैद्य थे, छोटे वैद्य थे। छोटे वैद्य थे कुछ ऐसे थे जो गांव में आज भी हैं, जो हड्डी का इलाज करते हैं, लिकोरिया का इलाज करते हैं, मिर्गी का इलाज करते हैं। और उनके मैंने सम्मेलन किए हैं, उनके साथ वर्कशॉप किए हैं। अद्भुत ज्ञान है। और मजे की बात हो, निःशुल्क है करीब करीब। वो समाज का हिस्सा है, वो सामाजिक जिम्मेवारी के तहत वो काम करते हैं। मैं ऐसे ग्रामीण वैद्यों से झारखंड में मिला हूँ जो जड़ी बूटियां संग्रह करने के लिए 2-2 दिन के लिए जंगल चले जाते हैं और लौट कर आकर रोगी को दवा बनाकर देते हैं, वो एक पैसा नहीं लेते हैं। मैंने पूछा था एक ग्रामीण वैद्य से, अगर पैसे नहीं हो तो आप किसी का इलाज करेंगे? तो वो गुस्सा हो गया। बोला डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, मेरे गांव का आदमी है, उसको अगर तकलीफ हो तो उसका इलाज मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसके लिए मैं पैसे मांगूंगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी, उस दिन शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं अपने भीतर का छोटापन महसूस किया था कि आज तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ठीक पैसे नहीं है, तो धक्के देकर बाहर निकालने की स्थिति में अधिकांश डॉक्टर आ जाते हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़। तो इतनी समृद्धि ज्ञान के माध्यम से, इतना आत्मनिर्भर हमारा समाज था, हमारा परिवार था, व्यक्ति था, वो अचानक से ये 100 सालों में बिल्कुल परावलंबी हो गया, बिल्कुल पंगु हो गया। वो इसलिए हुआ कि हमने एक प्रजातंत्र नाम की चिड़िया पाल ली, और वो भी ऐसे देश में जहाँ नागरिकता को अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं है। और तमाम पॉलिटिशियंस ने अधिकारों की बात की कि स्वास्थ्य तुम्हारा अधिकार है, स्वास्थ्य तुम्हारी जिम्मेवारी है, बात कहकर वोट नहीं मिलते हैं। हम तुमको सारी चीजें दे देंगे, हम तुमको आयरन की टैबलेट दे देंगे और आयरन से
आयरन से फोर्टिफाई करके चावल दे देंगे, आयोडीन से फोर्टिफाई करके नमक दे देंगे, हम देंगे, यह करके समाज को पंगु कर दिया गया कि हमारा ज्ञान है, हम देंगे, उससे इलाज करो। झारखंड में एक एनजीओ कुछ प्रयोग करना जा रहा था एनीमिया पर, आयरन की टेबलेट का स्टडी करना था। हमको बुलाया गया मीटिंग में, हमने कहा ये बकवास है। ये पिछले आजादी के बाद से 50 साल से हर सरकार 60 साल से हर सरकार आयरन की गोली से एनीमिया दूर करने में लगी हुई है। झारखंड में 100 प्रकार के साग खाए जाते हैं। नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद के किताबें मैंने पढ़ी थी कि अगर हम 50 ग्राम विभिन्न प्रकार के सागों का प्रयोग, पत्तेदार साग का प्रयोग प्रतिदिन अपने भोजन में कर लें तो आयरन ही नहीं, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो हमने कहा कि आप 2 कंट्रोल ग्रुप करो, एक ग्रुप को आप आयरन दो, दूसरे को आप यहाँ जो स्थानीय साग हो दो। साल भर के बाद वो प्रोजेक्ट एक डॉक्टर के अंदर में ही था कि डॉक्टर अग्रवाल आपने तो सही बताया, जिनको हमने सब साग के बारे में बताया था उनके रिजल्ट, उनके हीमोग्लोबिन में ज्यादा वृद्धि हुई। तो ये विडंबनाएं हमारे समाज में चारों तरफ हो रही। पहले तो सरकारें थी, अब इंटरनेशनल एजेंसीज आ गई है कि हम भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करेंगे। उनके दलाल एनजीओ आ गए हैं, जिनको फंड मिल गया तो उनको समाज का दुख सताने लगता है, वो अपने एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर गांव की स्वास्थ्य समस्याओं सुलझाने में लग जाते हैं और आयरन की टेबलेट बांटने में लग जाते हैं। वो साग के बारे में नहीं बताते। तो ये विडंबनाएं मेरे अपने जो अनुभव परिवार के मैंने बताए। और मैं बताता हूं कि मुझे एक संगठन है आरोग्य फाउंडेशन, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आप हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं करीब 150 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 30 हम लोगों ने ग्रामीण महिलाओं का चुनाव किया है जो प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर बनेंगी, जो गांव में लोगों की चिकित्सा में मदद करेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटरी जॉब था। तो मैं गया तो मैंने उनको 12-14 जो स्थानीय जड़ी बूटियां हैं और वनौषधियां हैं, जिसमें अमृता है, कालमेघ है, हरसिंगार है, पुनर्नवा है, ब्राह्मी है, सतावर है, इन 11-15 जड़ी बूटियों के बारे में लगातार 1.5 साल तक, साल में 3-4 सेशन लेकर बताया कि फीवर में क्या करेंगे, लिकोरिया में क्या करेंगे, ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो क्या करेंगे, छोटा मोटा घाव होगा तो एलोवेरा का कैसा उपयोग करेंगे। 2 साल के बाद उसी एनजीओ ने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब एक मीटिंग है, आप जरा सा इनका फॉलो अप कर लीजिए कि आपने जो ट्रेनिंग दी थी उसका उपयोग क्या है। मेरे पास बड़ा लंबे वीडियो हैं इन सारी चीजों के। मैंने महिलाओं से पूछा कि मैंने आप लोगों को जो बताया था उससे लाभ क्या हुआ। महिलाओं ने बड़ी चमत्कृत करने वाली बातें बताई। अब बहुत सारे बुखारों का इलाज वो डॉक्टरों के पास नहीं जाती हैं, स्वयं कर लेती हैं। कालमेघ से वो स्वयं कर लेती हैं, बासक से या अमृता से, जिसको गिलोय गुड़ित बोलते हैं, उनसे स्वयं वो काढ़े बना लेती हैं और उपयोग कर लेती हैं। बोले कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके लिए हम परेशान रहते थे, और आपकी ट्रेनिंग के बाद अब हम लोग स्वयं सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताई महिलाओं ने कि परिवारों में और आसपास के गांव में उनकी इज्जत बढ़ गई है, लोग उनको डॉक्टर बोलने लगे। एक महिला ने एक अद्भुत बात बताई कि उनकी सास का बुखार नहीं उतर रहा था 3 महीने से, और मैंने बताया था कि अमृता गिलोय में ज्वर हर गुण है, अमृता का प्रयोग कैसे करें। और उसने अमृता का प्रयोग किया और उसकी सास का बुखार 15 दिन में या 3 हफ्ते में उतर गया। उसका पति खुश हुआ, बोला अरे सुनीता तुम तो डॉक्टर बन गई है, तुमने मेरी माँ को ठीक कर दिया, जाओ तुम और ट्रेनिंग लो। तो ये जो आंदोलन की बात है, मैंने स्वास्थ्य समस्याओं को 4 स्तर में बांटा है। ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो व्यक्ति और परिवार के कार्य क्षेत्र में आती हैं,
जिनको व्यक्ति और परिवार लगभग स्थानीय संसाधनों से घर में जो उपलब्ध है या आसपास में जो पौधे या तो उपलब्ध हैं या करवाए जा सकते हैं आसानी से। ये 30% to 40% समस्याएं हैं जो पूरी तरह से परिवार स्वयं अपने ज्ञान से अगर उनको सटीक जानकारी दी जाए तो ठीक हो जाएगी। दूसरे स्तर में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर या वैद्य हो, लेकिन उसके स्वास्थ्य में रुचि है, अपने अनुभव से या किसी से सीख कर, किसी परंपरा से सीख कर या पढ़ाई करके उसने, चूंकि उसकी रुचि है स्वास्थ्य में और वो पढ़ता है, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मदद करते हैं लोगों की कि भाई अगर कमर दर्द हो गया तो कौन सा आसन करना है या कौन सी दवा खानी है, और वो फ्री और वॉलंटरी करते हैं एज ए हॉबी, या इससे उनको लोग खुश होते हैं, उनकी पहचान बनती है समाज में, लेकिन चार्ज नहीं करते। ये द्वितीय स्तर के है। 30% के लगभग स्वास्थ्य समस्याएं ये द्वितीय स्तर के ऊपर ठीक हो सकती हैं। तो अगर ये पहले और दूसरे स्तर पर हम देखें तो 70% के लगभग स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण ये पहले और दूसरे स्तर पर हो सकता है। तीसरे स्तर पे हमें चाहिए ट्रेंड वैद्य, ट्रेंड और अनुभवी वैद्य या एलोपैथ के डॉक्टर। चौथा स्तर ओपीडी में, जिनकी ओपीडी क्लिनिक चलती है। चौथा स्तर आता है जहां बड़े अस्पतालों की आवश्यकता होती है। अगर ये दो स्तर वाले काम के लिए समाज को पुनर्जागृत किया जाए, अगर अभियान चलाया, मैं आंदोलन नाम इस्तेमाल नहीं करता हूं कि कारण के आंदोलन नहीं, ये सृजनात्मक अभियान होगा। सृजन का रचनाशीलता होनी होगी, असीम धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, प्रमाणित ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसा एक संस्थान हो, व्यक्तियों का समूह हो या व्यक्ति हो जो बिल्कुल परीक्षित ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान लोगों के बीच तक ले जाए और वहां स्टैब्लिश करे, उन चीजों को उपलब्ध कराए। इनमें दशकों लगने वाले हैं, कारण कि पहले तो जो हमारा ज्ञान का क्षरण हुआ वो आत्महीनता के कारण हुआ। आत्महीनता कारण कि वो ज्ञान का क्षरण हुआ, तो ज्ञान के क्षरण के लिए फिर से पुनः स्थापित करना पड़ेगा, और आपको ये स्थापित करना पड़ेगा कि आप इसको किसी स्वार्थवश नहीं करते, आपका कोई गोरख धंधा नहीं है इसके पीछे। और जो ज्ञान आप दे रहे हैं, जो हमारे ऋषियों की मनोदशा थी कि न यश के लिए है न धन के लिए है, यह पूरी तरह से मानव जगत के कल्याण के लिए हमारा ज्ञान है। ऋषियों ने ज्ञान अर्जन करके समाज में व्यक्त किया था समाज में। इसलिए यह बहुत विशेष बात है कि इन चीजों के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रोवाइडर का रोल हो। पहले तो प्रोवाइडर के रोल को न्यूनतम करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई प्रोवाइडर आता है तो विकृति के या शोषण के चांसेस होते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो। मैंने देखा है छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर पंचकर्म फैशन बन गया है, हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेद के वैद्य पंचकर्म एडवाइस करने लगे। और पंचकर्म में उनको कोई मतलब नहीं है बस्ती कर्म से और वमन कर्म से, केवल स्नेहन और स्वेदन। तो स्नेहन, और वो भी आभ्यंतरिक स्नेहन नहीं, अंदर से स्नेह पान नहीं करवाते। दोषों को विस्थापित करने के लिए, मलों को विस्थापित करने के लिए वह स्नेह पान नहीं करवाते हैं, केवल मालिश करवाते हैं। अब यह स्नेहन जो है वह एक बड़ा धंधा बन गया है। मालिश को पंचकर्म बना दिया है और एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एक सुंदर लड़की खड़ी है, आपको सिरोधारा दे रही है, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते में
25, 30, 40, 50 हजार रुपए तक छोटी छोटी समस्याओं के लिए। यह विकृति जिसकी चर्चा में डॉक्टर सुनील कर रहा था, यह विकृति आयुर्वेद में जबरदस्त रूप से आ रही है और यह खतरनाक होगा। आयुर्वेद जो है बेसिकली सामाजिक सशक्तिकरण का विज्ञान है। समाज को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं ज्ञान से, सटीक ज्ञान से। वहां दोहन करने की कोई मनोभावना हमारे ऋषियों में नहीं थी। अगर वो दोहन करने की बात आएगी तो सबसे अच्छा तरीका है कि सटीक ज्ञान से अभियान चलाकर परिवारों तक उस ज्ञान को पहुंचाया जाए। मैं पिछले 20 सालों से अधिक से बहुत छोटे स्तर पर यही काम कर रहा हूं। मैंने 11 पौधों की एक पुस्तिका बनाई, 2 उपयोग बताए। अब वो 30,000 परिवारों में वो पुस्तिका पिछले 20 सालों में चली गई। 30 सालों में छोटी सी पुस्तिका है, 11 पौधों का सचित्र विवरण है। और शुरुआत के 10 सालों तक तो मैंने वो पौधे बना बनाकर अपने बगीचे से लोगों को उपलब्ध कराए, उसके उपयोग के बारे में बताया। कम से कम 60 लेक्चर मैंने आसपास के शहरों में, रांची में एग्जीबिशन लगाकर अपने गाड़ी में पौधे रख के मैं दौड़ भाग के बताया लोगों को अमृता किसको बोलते हैं, गिलोय किसको बोलते हैं, या सतावर किसको बोलते हैं, और लोगों को पहचान करवाई और उसके उपयोग के तरीके लेक्चर में बताए किताब में जो लिखे थे। उसका असर नहीं हुआ ऐसा नहीं। लोगों ने बताया कि हरसिंगार के पत्तों से साइटिका, कितने लोग आकर हमको धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द था, नीचे पांव तक जाता था, साइटिका था और हरसिंगार के पत्तों के काढ़े से ठीक हो गया। विगत 30 वर्षों में लगभग 1500 से अधिक रोगी साइटिका के उपकृत हुए हैं, ठीक हुए हैं। लेकिन अब ये आंदोलन के रूप में करने जाएंगे तो हमारा काम शायद सफल नहीं होगा। इसको एक सृजन करने के अभियान के रूप में लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों का समूह बनाना पड़ेगा जिनके पास ज्ञान हो, निष्ठा हो और धैर्य हो। और जो हमारी ऋषि भावना है, उस ऋषि भावना को कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ेगा। अगर ऋषि भावना का त्याग करके हम जिन विकृतियों से एलोपैथ ग्रसित है वही विकार लेकर अगर हम आयुर्वेद के ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा और ये हमारे ऋषियों के ज्ञान के प्रति, पवित्र ज्ञान के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हैं मेरे, लेकिन मेरा यही कहना है कि ऐसी बीमारियों की लिस्ट बने जिनको परिवार में और व्यक्ति स्वयं दिनचर्या के बारे में बताएं, ऋतुचर्या के बारे में बताएं, खान पान के बारे में बताएं। अब हमारे भारतीय परिवारों में एक कल्पना है कि ये चीज बातर है, इससे बात बढ़ता है, इसमें उड़द है, मटर है, दही है, जिसको हम लोग एलोपैथ में बकवास मानते थे कि नहीं कुछ भी है खाओ। रूमेटॉइड का पेशेंट आता है, उड़द दाल के बड़े खाएगा तो उसका दर्द कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कारण कि उड़द दाल से, मटर से, दही से, केले से वात की वृद्धि होती है। और आधुनिक विज्ञान बताता है कि यह प्रो इन्फ्लामेटरी है। कुछ ऐसे भोजन पदार्थ हैं जैसे बेकरी आइटम, पावरोटी है, केक है, जिसमें भी किण्वीकरण किया गया, फर्मेंटेशन किया गया है, उससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है। वो प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल सेक्रेट होते हैं, सोजन और व्यथा बढ़ जाती है। और यह ज्ञान हमारे ऋषियों ने परिवारों में दे दिया था कि ये वातर चीजें हैं, वातर चीजों को, वात वृद्धि करने वाली चीजों को इन बुखार में नहीं देना है, घाव में नहीं देना है और वहां प्रिवेंट करना। ऐसा एक अथाह सागर है ज्ञान का आयुर्वेद में, और वह कठिन नहीं है। उसके लिए पंचकर्म की आवश्यकता नहीं है और भस्मों की आवश्यकता भी नहीं। बहुत जगह केवल मैंने तो केवल काष्ठ औषधियों पर ही प्रयोग किए हैं। मंडूक पर्णी के रस से मेरे परिवार में, मेरे और भाई के बच्चे
कभी भी एंटी डायरिया घर में आया नहीं है, केवल मंडूक पत्नी का स्वरस दिया है और डायरिया ठीक हो गया। 4 बरस का होते होते मेरे बेटे को मालूम हो गया था कि अगर पैखाना खराब हो तो आकर बोलता, पापा चीची खराब हो गया, पतला चीची हुआ है, बेंग साग ले लूं? या मंडूक पढ़ने को स्थानीय भाषा में बेंग साग बोलते हैं, यहाँ के हाटों में बिकता है। यहाँ का आदिवासी समुदाय बेंग साग को यानी मंडूक पढ़ने के साग को खाता है। नॉन ट्राइबल्स नहीं खाते, जो ट्राइबल्स नहीं वो नहीं खाते। तो इन सारी बातों की जानकारी, सटीक ज्ञान को लेकर एक एक करके समाज में व्याप्त करना। अब ऐसा है कि इन चीजों को दादी माँ के चुटकुले बोलकर, दादी माँ का फॉर्मूला बोलकर, टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में काफी कुछ दिया जाता है, लेकिन लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं कारण कि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। यह जो देखा है पेपर में, यह जो टीवी में दिखाया जा रहा है, यह व्यक्ति या यह संस्थान रिलायबल है कि नहीं, इसका प्रयोग उचित होगा कि नहीं। तो यहाँ पॉइंट आ जाता है कि जो जहाँ से वो नॉलेज आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं है। पहले ऋषि थे, उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि जो बताते थे, उनकी मान्यता ऐसी थी समाज में कि वो एक तो सटीक चीजें बताते थे, अनुभव आधारित चीजें बताते थे, वो काम कारगर होती थी, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था, तो उसकी बातों को लोग मानते थे। अब दुर्भाग्य से न तो संस्थान है न व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व उभरा था भारत में बाबा रामदेव के रूप में, लेकिन बहुत जल्दी उनमें भी कुछ ऐसे विकार आ गए कि उनमें जो पोटेंशियल थे, उनकी जो क्षमताएं थी, उसका क्षरण हो गया। वह व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कहीं न कहीं विचलित होकर पद से हटा और उसने कुछ आयुर्वेद को सहारा दिया, लेकिन सहारा देने से ज्यादा उसने नुकसान कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति या संस्थान होने चाहिए जो अक्षुण्ण हों, जिनके नैतिक मापदंड हमारे ऋषियों के तुल्य हों, कि न धन के लिए न यश के लिए, केवल सर्वे संतु निरामय के लिए हमारा जीवन जाएगा और हम समाज को स्वस्थ देखना चाहते हैं। ऐसी सृजन शक्ति लेकर, ऐसी सृजन भावना लेकर ही हम कुछ अभियान चला सकते हैं, तभी फिर से कॉर्पोरेट सेक्टर के चंगुल से बाहर आ सकते हैं। और मैंने छोटे छोटे प्रयोग किए हैं, उन बातों का असर भी हुआ। क्योंकि मेरे पास संसाधन छोटे ही है और धीरे धीरे संघर्ष करते करते मेरी भी शक्तियों में कुछ ह्रास हुआ है और मैं बहुत अच्छा सोशल मोबिलाइजर नहीं हूँ, नेटवर्किंग नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी अपनी सीमाएं रही हैं। लेकिन रास्ता यही है कि सटीक ज्ञान को समाज के बीच में पुनर्स्थापित करना, वह ज्ञान जो अनुभव आधारित हो, जो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित हो। शास्त्र के प्रमाण के से ज्यादा जरूरी है अनुभव आधारित हो। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे घर में ही हमारी पत्नी को ही सेकेंड सिजेरियन के बाद भयानक ब्लीडिंग होती थी। 15-15 दिन तक अति रक्तस्राव होता था। मैं, हमारी जो टीचर गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो इस स्टेट की सबसे प्रख्यात पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास गया कि मैडम ये ब्लीडिंग बहुत हो रही है। बोली सुरेश, यूट्रस फ्लैबी हो गया, निकलवा दो। 2 बच्चे हो गए हैं तुम्हारे और बढ़ाना नहीं है तो निकलवा दो, हिस्टेरेक्टोमी करवाओ। उसने गलत नहीं कहा था,
कारण कि यही हमारी पुस्तक बोलती है। हमने किसी मेडिसिनल प्लांट की किताब में पढ़ा था कि अमृता से अति रक्तस्राव में मदद मिलती है। मैंने यह प्रयोग किया। अमृता के चूर्ण को, गिलोय के चूर्ण को मैं 1 कप पानी में दो चम्मच डालकर रात में रखता था और सवेरे छानकर पिलाता था, उबालता नहीं था। 2 महीने के प्रयोग से ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई। वो यूट्रस, मेरा बेटा अब 35 साल के लगभग का हो गया, यूट्रस का ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ा। और इस प्रयोग को, अमृता का प्रयोग अति रक्तस्राव में, मैंने उन गांव की महिलाओं को बताया था जिनको ट्रेनिंग दी थी, और उन्होंने जब फीडबैक दिया, उन्होंने केवल अति रक्तस्राव नहीं, ओलिगोमेनोरिया, अल्प या अनियमित रक्तस्राव या डिस्मेनोरिया, कष्टार्तव, इन सारे ही मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में उन्होंने प्रयोग किया है। जो फीडबैक दिया है उसके ऊपर मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि भारत की करोड़ों महिलाओं को अगर केवल अमृता का प्रयोग मानसिक धर्म की गड़बड़ियों में किया जाए तो 50% से अधिक, 70% तक महिलाएं केवल अमृता के गिलोय के अकेले प्रयोग से उस समस्या से मुक्ति पा लेंगे। मैंने तो डिस्मेनोरिया के बारे में, कष्टार्तव के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने कष्टार्तव में उपयोग किया। उन लोगों ने अनियमित रक्तस्राव में भी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में भी यूज किया। मैं बड़ा अभिभूत हो गया कि ये कैसे हुआ। अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसके, कारण कि ये आयुर्वेद में भी नहीं लिखा हुआ था, अति रक्तस्राव के लिए लिखा हुआ था। डिस्मेनोरिया के लिए अमृता का प्रयोग मैंने नहीं पढ़ा था, अनियमित रक्तस्राव के लिए नहीं पढ़ा था। यह क्यों हुआ, ये मेरे लिए जिज्ञासा का प्रश्न है। तो मुझे लगभग जवाब मिला है खोजने से कि क्या मैकेनिज्म पर एक्शन रहा होगा, इसमें कौन सा सेल काम करता है इंडोमेट्रियल लाइनिंग में, कौन सा सेल काम करता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में। ये हमारी हाइपोथेसिस हमने डेवलप की है, लेकिन ये करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। अमृता तो सर पूरे भारत में उपलब्ध है, और अब तो कोरोना के बाद में सब जगह उपलब्ध हो गई है। और कोरोना में अमृता में इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का गुण है। यह थीसिस मैंने 90 में कंप्लीट करवा दिया था। पूरे भारत का दूसरा शोध पत्र था वो। तो ऐसे समूह की, ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो इन बातों की गंभीरता को समझे और एक इसको रचनात्मक तपस्या के रूप में ले। तभी हम शायद फार्मा इंडस्ट्री के राक्षसों से मुकाबला कर पाएंगे। उनके जो हेल्थ पर ये इंडस्ट्री जो उन्होंने बनाया है, उससे मुकाबला करने के लिए यह धैर्य आवश्यक होगा, यह तपस्या आवश्यक होगी, इसके बिना नहीं। यही कहकर मैं बात। वाह डॉक्टर साहब, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने ये किया, जो बताया अमृता का, यानी कि गिलोय, तो गिलोय की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं काफी देर से, पर आपने जो गिलोय की बात स्त्री रोग से जोड़कर और सब विषय में बताया, मैं तो डॉक्टर नहीं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, तो बिल्कुल अभी तक हमारे यहाँ तो बुखार और इन सब वायरल के चक्कर में तो ये अमृता ली जाती थी। ये पहली बार सुना और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है इस विषय पे बाकी प्रयोग, आपने जो बात की ना डॉक्टर साहब आज, ये आंदोलन नहीं, रचनात्मक, इसमें घाव ठीक करने के अद्भुत गुण हैं। नए पुराने सब प्रकार के घाव के सारे, तो अगर मैं
अपने अनुभवों को 30 साल के अनुभवों को बोलूंगा तो सारी रात बोलता रहूंगा तो समय कम पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, अगर मैं निवेदन करूं, सुनील तो बोल लेंगे, आप अगर कुछ और प्रयोग बताना चाहें, कोई और 5-7 मिनट तो ले लीजिए। मैं अमृता के ऊपर ही, कारण कि मेरा जीवन पूरा अमृता के प्रति समर्पित है। आप बोलिए, अमृता पर बोलिए। मैं अमृता के बारे में ही बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। आप बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, अमृता में घाव ठीक करने के गुण है। यह रामायण से संदर्भ आता है। तो रामायण से संदर्भ इसलिए कि राम रावण युद्ध के बाद वानर सेना जो घायल पड़ी हुई थी, तो लोग गए राम जी के पास कि इनका तो नहीं, राम जी के पास गए कि अब कुछ करना चाहिए, ये मूर्छित है और घाव से रक्त बह रहा है, घाव हो गए। तो सबने मिलकर प्रार्थना की, तो ऊपर से अमृत की वर्षा हुई। वो अमृत जिन मूर्छित बानरों के ऊपर गिरा, उनकी मूर्छा खत्म हो गई। घाव में गिरा, वो घाव ठीक हो गया, और वह उनके शरीर से होते हुए अगर पृथ्वी में गया, वहां से जिस वनस्पति ने जन्म लिया वह अमृता है। यह अमृता के जन्म की कहानी है। इससे हमको पता यह चलता है कि अमृता में घाव ठीक करने के गुण हैं। पहले उस पर आते हैं, मूर्छा पर बाद में आएंगे। मैंने कई प्रयोग किए अमृता के घाव ठीक करने के गुणों में। पहला प्रयोग किया था, हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले घर में गाय पालते थे। तो गाय को डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के रास्ते में घाव हो गया, और घाव में बड़े बड़े कीड़े हो गए, मैगोट्स। और वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, तो मैगट को साफ करता था, एक एक करके चून को निकालता था, ड्रेसिंग करता था, और 100-200 रुपए लेके जाता था। हमने कहा कि अमृता में घाव ठीक करने के गुण है, तो प्रयोग करने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने अमृता का रस निकाला और उसको चारकोल पाउडर में भरकर, मिलाकर उस घाव को भर दिया। मैंने 3 दिन ड्रेसिंग की थी और घाव भर गया। अब ये तो एनिमल स्टडी हो गई मेरी। जो धर्मार्थ हुआ, गाय के कष्ट दूर हुए, तो उसका कुछ न कुछ जो धर्म मुझे मिला होगा। तो लेकिन ये मैं साइंटिस्ट के रूप में मैंने प्रयोग किया था। दूसरा अवसर आया कि जब मेरा बेटा 5 या 7 साल का था, तो दिवाली में सफाई के समय गाड़ी के नंबर प्लेट पर पांव पड़कर उसको पांव के नीचे डीप कट हो गया। 1 से 1.5 इंची का कट हुआ, और डीप कट था, गैपिंग हो गई थी, उंड गैपिंग बोलते हैं। सर्जन के रूप में मेरी ट्रेनिंग में बताया गया था कि जहां उंड गैपिंग हो गई है उसको स्टिच करना जरूरी है। मेरे बेटे को कहा चलो नर्सिंग होम चलते हैं, स्टिच करेंगे। नहीं पापा, कुछ दवाई ठीक कर लो। दिवाली के 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने घाव को धोया। अमृता और मेरे घृत कुमारी मेरे बगीचे में था, इन दोनों को मिलाया, रखकर साफ स्टेरिलाइज बैंडेज बांध दिया। मैं आपको बताता हूं, दूसरे दिन तक कोई एनाल्जेसिक नहीं दिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उसने हंसते खेलते दिवाली मनाई है। वो घाव पूरी तरह से धूप भरकर, यह मेरे अपने बेटे पर किए हुए प्रयोग का मैं नतीजा बता रहा हूं। मतलब इसमें आपने घृत कुमारी और अमृता का रस ले लिया, और साफ पट्टी थी, साफ कपड़ा था, उसको भिगा दिया उसमें, वहां रख कर ऊपर से कपड़ा लपेट दिया। तो जो रक्तस्राव में है, एक छोटा सा प्रश्न आ रहा, ये जो अमृता का रस लिया, पत्तों से लिया या उसकी जड़ से लिया? मैंने अभी तक जितने प्रयोग किए हैं, पत्तों का प्रयोग होता है, इन पत्तों का बहुत कम प्रयोग मैंने किया है, नहीं के बराबर। मुख्य रूप से स्टेम का ही प्रयोग किया है, तने का। ठीक।
मुख्य रूप से स्टेम का ही प्रयोग किया है, कारण कि अमृता के स्वरस में अद्भुत गुण हैं और अद्भुत काम करती है वो। अमृता के बारे में 30 सालों के काम करने के बाद अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब ये क्या काम करती है, तो मैं बोलता हूँ ये क्या काम नहीं कर सकती है, ये सब काम करती है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है कि जहाँ कुछ काम नहीं करे अमृता जरूर दे दो। मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब जिसको अमृता कह रहे हैं मतलब गिलोय, हर घर में गिलोय मिलती है, जगह जगह गिलोय लगी हुई है। अब तो कोरोना के कारण तो पूरा हिंदुस्तान इसको जान गया और पूरा हिंदुस्तान जान गया। इसके लिए मैंने भी कुछ प्रयास किए थे। आयुष की डिपार्टमेंट की मीटिंग में मुझे बुलाया गया था आज से 4 साल पहले लखनऊ में। तो अमृता के जो मैंने मासिक धर्म की गड़बड़ियों में प्रयोग बताए, वह प्रयोग मैंने वहां बताए और वहां डिमांड रखी मैंने कि अमृता को नेशनल मेडिसिनल प्लांट घोषित किया जाए। और वहाँ राजेश कोटेचा थे, आयुष के सेक्रेटरी, और उन्होंने जाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री के सामने यह प्रस्ताव भेज दिया कि अमृता को गुरिच को नेशनल मेडिसिनल प्लांट घोषित किया जाए। शायद घोषणा हो चुकी है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है हम एक दिन आपसे एक सत्र पूरा अमृता पर लीजिए, आप तैयारी कीजिए, अपना पावर नहीं डॉक्टर साहब जरूरी है, और हम उसका प्रचार करेंगे, हम अपनी बहनों को भाइयों को सबको इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूंगा। और अगर मैं अगर कहूं, आपको प्रस्ताव दूं कि आप एक दिन स्त्री रोग पर अमृता गिलोय, इस पर एक दिन फोकस करें, क्योंकि घंटा सवा घंटे का ही चलता है जितना, तभी लोग टिक के सुनते हैं, और एक दिन फिर बाकी प्रयोग। मैं जो मेरे अनुभव आए हैं, कारण कि वो जरूरी है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ इस बात को, कारण कि अब मैं बहुत जल्दी सारे कामों से निवृत्त होने वाला हूँ। अभी आप कितने आयु के हो गए? 70 अरे नहीं, तो डॉक्टर अमर सिंह आजाद तो अभी भी खूब कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, आपने तो हमको आशीर्वाद देना है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है, जो ज्ञान आज आपने दिया उसके लिए, और जो आपने कहा कि लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों से, फार्मास्यूटिकल के माफिया से, मेडिकल के माफिया से मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो आपने कहा। मैं रास्ते बताऊंगा उमेंद्र जी। मैं आपको बताऊं, मेरे पूरा जीवन इसी के लिए गया है। नहीं तो न्यूरो सर्जन के रूप में मैं एस्टेब्लिश करता अपने आप को, तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाता और लोग पांव छूकर देकर जाते। एक छोटा सा बरहोल करके ब्लीडिंग निकाल देने से 50,000 रुपए कैश देके जाते हैं, पांव छूकर और बिना गलत किए। मैंने उस लोग का संवरण करके ये रास्ता पकड़ा। डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों के कारण ही ये देश जिंदा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मुझे लगता है मैं बाद में डॉक्टर अमर सिंह आजाद से इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा। अब मैं अपने मित्र वैद्य सुनील आ रहे। सुनील जी, एक 70 वर्ष की आयु के एक साधक व्यक्ति से आपने सुना कि कैसे स्वास्थ्य को, आरोग्य को कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराने की बात करनी है। आप तो तरुण है, आप तो 40 साल वाले हैं, तो 30 साल का गैप है, तो बताइए क्या करना है आगे। बहुत धन्यवाद उमेन जी। मैं डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर के बहुत रोमांचित हुआ और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये हमको पता होते हुए भी हम इतने प्रभावी ढंग से क्यों नहीं कह पाते, पर डॉक्टर साहब से एक अच्छी प्रेरणा मिली है। मैं डॉक्टर साहब की बातों में ही एक बात और जोड़ देता हूँ। जो ये अमृता है, इसको अमृता इसलिए भी कहते हैं कि इसके तने को जहां कहीं से भी काट दो, ये मरती नहीं है, वहीं से नई जड़ें निकल के जमीन पकड़ लेती है और पौधा वैसे ही हरा भरा रहता है। तो ये एक बड़ी बात है। इसकी आप डंडी तोड़कर कहीं भी डाल दो, वहीं से वो फल फूल जाएगी, इसलिए इसको अमृता कहते हैं। ये कभी मरती नहीं है, मट्टी की जरूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमृता का टुकड़ा लेकर किसी पेड़ के ऊपर फेंक दीजिए। हाँ, मई के महीने में वो धागा निकलेगा, उससे जड़ें, वायु जड़ें, और वो जमीन खोदकर उसमें घुस जाएंगी।
डॉक्टर साहब जी मैं बता दूं, सुनील जी को डिस्टर्ब ना करूं, हमारे यहाँ जो नीचे पोछा लगाया जाता फर्श पे, वो एक फट गया था, उसको छत पे रख दिया ऊपर, उस पर एक अमृता का टुकड़ा चला गया, वो कब वहां से जड़ें निकली, कब घुस गई, वहां पौधा निकल आया, वो तो कमाल की चीज है। चलिए सुनील जी, तभी अमृता है, ना मरती है ना सेवन करने वाले को मरने देती है। मरने देती है का मतलब उसको स्वस्थ बना के रखती है। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे हुए एनजीओज या वुमेन जी जैसे लोग और बहुत सारे डॉक्टर साहब जैसे लोग जो भी लगे हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन सबकी लड़ाई यही है कि इस स्वास्थ्य, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हर व्यक्ति का एक जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल आजादी की तरह ये भी जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन फिर क्यों व्यक्ति बड़ा होते चला जाता है, समझदार होता चला जाता है, क्यों बीमार पड़ता है, स्वस्थ क्यों नहीं रह पाता है? इसके बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन जैसे ही जब इसमें फार्मा माफिया का जैसे प्रयोग शब्द किया गया, अच्छा लगा मेरे को, फार्मा कंपनीज का या माफिया का जब इसमें एंट्री हुई है, उन्होंने उस पर जकड़ लिया है, इसमें इसके चलते व्यक्ति निश्चित रूप से विवश हो गया है इनके हाथों में खेलने के लिए। मैं छोटी छोटी बातें एक दो बताता हूं कि कैसे इन फार्मा कंपनियों के या इस स्वास्थ्य के सामान्य व्यक्ति के हाथ से चले जाने का कैसे पता चलता है, कैसे क्या प्रभाव हो रहा है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं कि जो फार्मा लॉबीज हैं वो कैसे काम करती हैं। जो दवाएं अनावश्यक दवाएं हैं देश में, जिनकी बहुत दूसरी दुनिया के देशों में, बड़े बड़े देशों में जिनका बैन कर दिया है उनके दुरुपयोग को देखते हुए, तो वो जो फार्मा लॉबीज होती हैं वो ऐसे विकासशील देशों में, गरीब देशों में उन दवाइयों को धकेल देती हैं और वहां पर फिर बहुत पैसा खर्च करके डॉक्टर्स के मार्फत और लॉबिंग कर करके वो उन दवाओं को प्रचलित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर बताता हूँ मैं आपको, एक दवा है निमेसुलाइड, बहुत प्रचलित है इस समय, वो दर्द के लिए, बुखार के लिए। बच्चों में उसका प्रयोग बांग्लादेश जैसे हमसे कमतर देश में भी उसका प्रतिबंध है, लेकिन हमारे देश में वो आज भी उसका सिर्फ खूब धड़ल्ले से चलता है, बिकता है। ऐसे ही दस्तों की पीली वाली गोली एंट्रोक्विनोल पूरी दुनिया में बैन है, पर हमारे यहाँ वो खूब धड़ल्ले से बिकती है। इसी तरह से बहुत सारी दवाएं और भी हैं जिनका बहुत घातक दुष्प्रभाव होते हैं, पर यहाँ चूंकि उसको बंद करने पर से वो पूरा सेगमेंट बनाने वाली जो कंपनी है उनको बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए वो लॉबिंग करके डॉक्टर्स को प्रलोभन दे करके वो उसको उस दवा को जिंदा रखती है, प्रचलन में रखती है, बंद होने देती नहीं है। जैसे पीछे एक दवा आई थी पायोग्लाइटाजोन करके थी, वो डायबिटीज के लिए दवा है। उस दवा के हार्ट पर नुकसान साबित हो गए थे, एक समय सरकार ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से फार्मा लॉबी ने, फार्मा कंपनीज ने प्रेशर डाल के जैसे भी करके वापस उसको प्रचलन में लाया, आज फिर वो बिक रही है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के नाम की जो दवाएं हैं, जो स्टैटिन नाम की दवा है कोलेस्ट्रॉल की, उसके बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया है। अमेरिकन जो कार्डियोलॉजिस्ट जो एक पूरी उनकी जो एक ग्रुप बना हुआ है, एसोसिएशन जो है, उसने स्पष्ट कहा है देयर इज नथिंग नोटोरियस रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खतरनाक हुआ जिसकी चिंता किया जाए। और ये भी कहा है अमेरिका में कि उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसके लिए जो स्टैटिन्स का प्रयोग है वो रबिश है, बहुत घातक है, उससे बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं और उसका कोई उपयोग नहीं है। उसके बावजूद हमारे देश में स्टैटिन्स का प्रयोग 1% उसका फर्क नहीं पड़ा उस अमेरिकन रिसर्च का, या खूब धड़ल्ले से चल रही है। आप किसी डॉक्टर से बात करो तो हमें समझाते कि नहीं अभी हम नहीं मान सकते इसको, हार्ट का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट अटैक का इशू है। जबकि ये स्पष्ट कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से और हाइपरटेंशन से कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, उसके बाद भी यहाँ दिया जा रहा है। यही नहीं, उस स्टैटिन्स के प्रयोग से डायबिटीज पैदा होने का खतरा रहता है, लिवर खराब होने का खतरा रहता है। उसके बावजूद इन सब दवाओं को दिया जा रहा है। हम जैसे वैद्य लोग आगाह करने का प्रयास करते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से फार्मा कंपनीज, यही नहीं, एक औषधि का जो जेनरिक कंपोनेंट है यदि वो 1 रुपए का है तो उसी दवा का जो ब्रांडेड जो नाम है वो 20 से 30 गुना तक महंगा या इससे भी ज्यादा उपलब्ध होता है। और उनको लिखने वाले कौन होते हैं? वही सब चिकित्सक लोग, वही सब डॉक्टर्स लोग होते हैं जो फार्मा कंपनी से बड़े मोटे ब्राइबरी की तरह के, प्रलोभन की तरह के कुछ न कुछ लेकर के बैठे होते हैं। तो इस तरह से फार्मा कंपनी के चंगुल में हम फंसे हुए होते हैं। यही नहीं, इसके अलावा टेस्टिंग लॉबी है।
दुनिया भर के फालतू के टेस्ट, हर साल आप टेस्ट कराओ, हर साल आप टेस्ट कराओ, कोई छोटी समस्या हो, अरे भाई यदि सारे के सारे जो चिकित्सा की जो पूरा क्रम है, प्रोटोकॉल है, टेस्ट के आधार पर ही होना है, तो फिर डॉक्टर का अपना स्किल क्या है? जबकि हर टेस्ट रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है तो प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, लेकिन नहीं, क्लिनिकली कोरिलेट करने की बजाय प्रयास किया जाता है कि जो रिपोर्ट में लिखा है उसको मान्यता दी जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मेरे पास एक रोगी आया, उसने कहा कि मेरी रिपोर्ट में मुझे टाइफाइड आया है। मैंने रिपोर्ट में देखा उसको टाइफाइड पॉजिटिव था। मैंने उसकी हिस्ट्री ली, पूछा फीवर है, नहीं है, टंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भूख ठीक है, बुखार, पेट में दर्द कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। जब सब ठीक ठाक है तो केवल रिपोर्ट के आधार पर तुमको टाइफाइड कैसे माना जाए? मैंने कहा घर जाओ, एक हफ्ते बाद बात करेंगे। वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो मेरा कहना यह है कि केवल टेस्ट के आधार पर हमें दवा रोग को इस्टेब्लिश करना, उसके नाम की दवाएं देना। ऐसे ही डायबिटीज का मामला है। आप देखें, एक टर्म स्थापित किया गया है प्री डायबिटीज। मेडिकल बुक्स में जो वर्ल्ड रिनाउंड मेडिकल बुक्स है वहां पर भी 126 खाली पेट यदि किसी का शुगर लेवल 126 है तो वहां तक हम उसको डायबिटीज नहीं मानते। प्री डायबिटीज नाम की कोई टर्मिनोलॉजी बुक्स में नहीं है, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर किसी के रिपोर्ट में आता है 101, उसको समझाया जाता है कि आप प्री डायबिटिक हो गए। तो प्री डायबिटिक हो गए को मतलब क्या है कि आने वाले समय में आप डायबिटीज ग्रस्त हो जाओगे। मेरे से लोग पूछते हैं जी मैं तो प्री डायबिटिक हूँ, मैं कैसे हूँ? बोले जी मेरा तो जो शुगर लेवल बॉर्डर पर है। तो मैं एक बात जवाब उसको देता हूँ कि पूरी दुनिया बॉर्डर पर ही है। जब तक शुगर नहीं वो सब बॉर्डर पर ही है, जब तक शुगर नहीं वो सब प्री डायबिटिक ही है। तो भाई आप जो आपने अपने आप अपनी सुविधा से उसके लेवल को डाउन कर दिया। आप सोचिए यदि हम 126 पर ही डायबिटीज माने उससे ज्यादा होने पर, तो प्री डायबिटिक के नाम पर जो एंटी डायबिटिक दवाएं हैं वो कितना बड़ा मार्केट हैम्पर होगा, कितना बड़ा मार्केट रह जाएगा। ऐसी कोलेस्ट्रॉल के विषय में 200 की संख्या मान ली गई है, जबकि पुराने जमाने में 270 तक हम मानते थे। अब सोचिए यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई डॉक्टर चिकित्सक कहे हाँ 270 दिक्कत नहीं है, तो 200 से 270 तक के जो रोगी हैं वो डायबिटीज नहीं खाएंगे, तो कितना मार्केट का लॉस होगा उन कंपनीज का। इसी के चलते ये बीच बीच में जो कंपनीज अपना जो दुष्प्रचार करती हैं वो फंसे रहते हैं। अब इसका तरीका क्या होगा? आप सोचिए यदि हमें इसको जन आंदोलन बनाना है तो इस पूरी की पूरी कवायद के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो है जो इसका उपभोक्ता है, माने रोगी, माने सामान्य व्यक्ति, और दूसरा कौन कंपोनेंट है? दूसरा कंपोनेंट वो है जो इनको बताता है, वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर। अब यहाँ पर आंदोलन बनाना यदि है तो दोनों पर काम करना पड़ेगा। व्यक्ति पर भी काम करना पड़ेगा, रोगी पर भी काम करना पड़ेगा, और चिकित्सक पर भी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सबसे जरूरत पड़ती है वो पड़ती है चिकित्सक के बारे में। अगर मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि 100 में से 85% मामले जो लूज मोशंस के होते हैं, दस्तों के होते हैं, वो आमतौर पर अपच की वजह से होते हैं। जो आपने रात्रि खाया, एक दिन पहले खाया, उसमें कुछ गड़बड़ था, मान लीजिए हल्का फुल्का इंफेक्शन हुआ भी, संक्रमण हुआ भी, तो पेट के अंदर वह शक्ति है कि वह हल्के फुल्के संक्रमण को स्वयं निपटा लेता है। हाँ, 15% मामले जरूर ऐसे होते हैं जहां तेज बुखार हो, मरोड़ हो, ब्लड आ रहा हो, म्यूकस आ रहा हो, बहुत बेचैनी हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, तो उनके लिए आप औषधियां और हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। पर अभी प्रचलन क्या है? दस्त होते ही हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या वास्तव में आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि 85% मामलों को समझा जाए, उनको आइसोलेट कर लिया जाए, तो डॉक्टर का ये दायित्व बनता है वो दवा प्रिस्क्राइब करने की बजाय उसको समझाए कि आप 48 घंटे के लिए दवा ना खाएं, बल्कि कुछ ना खाएं, सिर्फ पिए। जैसा नीचे से आ रहा है वैसा ऊपर से जाए। जल जैसा आ रहा है तो जल जैसा जाए, दाल के पानी जैसा आ रहा है तो दाल का पानी जैसा कुछ जाए। जब आपका सॉलिड मल आने लगे तब आप सॉलिड भोजन करें। आप दवा खाएंगे, एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो मिनिमम 3 दिन खानी पड़ती है, और कुछ ना खाएं तो 48 घंटे में 85% दस्तों के मामले ठीक हो जाते हैं। अब बताइए, इस जानकारी को, इस जागरूकता को फैलाने का काम किसका है? निश्चित रूप से हम चिकित्सकों का, हम डॉक्टरों का है। अब समस्या क्या होती है? रोगी जो होता है वो भी बड़ा बेचैन होता है, उसको तो आज ही आराम चाहिए। पर ये आज ही आराम चाहिए की जो कल्पना है, इसके लिए भी डॉक्टर ही जिम्मेदार है।
मैं मेरे रोगियों को बहुत छोटे स्तर पर समझा सकता हूँ कि यदि आपको दस्त लगे तो दवा मत खाइए, यदि आपको बुखार हो तो 3-4 दिन वेट करिए, यदि आपको भूख नहीं है तो भोजन न खाइए, न खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा बल्कि आप रोगी होने से बच जाएंगे। तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति छोटे से शहर में छोटी सी संख्या वाले मरीजों को मैं संदेश दे सकता हूँ, तो देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े संस्थान यह मैसेज क्यों नहीं दे सकते हैं। पर चूंकि हमने इसका व्यवसायीकरण कर दिया है, इससे आती हुई संपत्ति हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी संपत्ति को बढ़ाती है, हमारी संपदा को बढ़ाती है, हमारे धन ऐश्वर्य को बढ़ाती है, इसलिए लालच यहाँ भी जुड़ गया है। तो इसलिए जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि दवाओं की आवश्यकता जहां पर है वहीं पर दी जानी चाहिए। अनावश्यक दवाओं के प्रयोग से दुनिया भर में कितने खतरे पैदा हो रहे हैं, ये बात आपको जान के बड़ा शौक भी लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि अभी पूरी दुनिया में अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, हर बात के लिए हमारे यहाँ क्या एक केमिस्ट है, आप उसके पास जाओ, दस्त की दवा दे दो, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो कुछ नहीं जानता, वो 5 तरह की दवा आपको देता है। उसमें एक एंटीबायोटिक होता है, एक एंटी एलर्जिक होता है, एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, एक बुखार की दवा होती है, और ज्यादा समझदार जो केमिस्ट होगा वो स्टेरॉइड पकड़ा देगा, स्टेरॉइड। आप सोचिए, उस रोगी को उन 5 तरह की गोली खाने से तुरंत आराम मिलता है, लेकिन उसके इम्यून सिस्टम का, उसके भीतर के तंत्र का और बहुत जो अंग प्रत्यंग होते हैं उनको कितनी हानि पहुंचती होगी, इस बात की जांच कौन करेगा? ना डॉक्टर करेगा, ना वो पेशेंट करेगा, और ना केमिस्ट करेगा। केमिस्ट के लिए इतना ही काफी है कि वो व्यक्ति दोबारा उसके पास ही आएगा, तो डॉक्टर की फीस 500 रुपए उससे बच जाएगा वो। तो इस प्रकार की जो जहां गड़बड़ियां हो रही हो, वहां पर आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि मैं ये आग्रह ना रखूं, आज मुझे रोग हुआ है तो मैं आज ही ठीक होना चाहिए। यदि रोग हुआ है तो शरीर का एक तंत्र है, एक सिस्टम है, वो 3 से 4 दिन, 5 दिन, और वायरल डिजीज में 7 दिन तक भी वो ले सकता है। तो उतना धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो वो धैर्य तभी रखेगा जब चिकित्सक और समझदार लोग उसको इस बात की जानकारी देंगे। अब दूसरी बात आती है, हमारे महर्षि चरक ने क्या कहा है, न अनौषधम जगति भूतम यद किंचित उपलब्धते। इस संसार में जो भी कुछ है, जो दिख रहा है, वो एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो अनौषध हो। माने हर चीज औषधि है, हर चीज औषधि है। औषधि का मतलब क्या है? भेषज। भेषज का मतलब क्या है? भयम जयति इति भेषजम। जो रोग भय को दूर करे, या भय को दूर करे, या रोग को दूर करे, वही भेषज है। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, उसने डंडा दिखा दिया, तो वो डंडा औषध है, वो भेषज है, भय को दूर कर रही है। इसी प्रकार जो भी आपके पास है, आप सोचिए, किसी व्यक्ति को एसिडिटी रहती है, मान लीजिए उसके घर में कुछ नहीं है औषधि, तो आपने उसकी रोटी, जो घर में रोटी है, उसकी राख बना ली, तो राख की फंकी लगा ली, आपकी एसिडिटी दूर हो गई। साधारण सी बात है। पहले जमाने में चर्म रोग होता था तो पुराने चमड़े के जूते को जला करके राख बना करके काली सरसों के तेल में लगा के आप दाद पे लगाओ, फंगस पे लगाओ, ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप थोड़ा धैर्य रखें तो ऐसी ऐसी दवाएं जिनका उपयोग, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको खाने से बचेंगे। कितने लोग जानते हैं कि जो अनावश्यक रूप से सर दर्द होने पर क्रूसीन खाते रहते हैं, उसका लिवर पे बड़ा खतरनाक नुकसान होता है। कितने लोग जानते हैं जो हरे पत्ते की गोली या लाल पत्ते की गोली खा करके दर्द ठीक कर लेते हैं, किडनी की बैंड बच जाती है। कितने लोगों को पता है अनावश्यक रूप से कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से शुगर की बीमारी पैदा होती है। कितने लोगों को पता है शुगर की दवाई खाने से और समस्या पैदा होती है। तो क्या चाहिए आवश्यक, इसमें कैसे ठीक होगा, ये आंदोलन कैसे बनेगा? मेरी दृष्टि में आंदोलन ये तब बन सकता है जब कुछ चिकित्सक और कुछ एनजीओ मिलकर के, जैसे भाई जी की एक एनजीओ है, खेती मिशन है, नीसा है, ये सब लोग, इस तरह के लोग जैसे डॉक्टर साहब हैं, सामूहिक रूप से एक संकल्प लें, जैसे हमने किया। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने अपने 4 या 5 तरह के कुछ मित्र, हमारे भी एक एनजीओ थी, 4-5 मित्रों ने ये तय किया कि हम सप्ताह में या महीने में एक बार हम 2 परिवारों में जाएंगे और वहां केवल महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और वहां पर उनको ये आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप अपने घर के स्वास्थ्य को बिना औषधियों के कैसे बचा सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी के चुंगल से बचना, या अनावश्यक दवाओं के चुंगल से बचना, या अनावश्यक टेस्ट के चुंगल से बचना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो तभी संभव है जब जागरूकता पैदा होगी।
और जागरूकता पैदा होने के 2 स्तर हैं, व्यक्ति का परिवार में सबसे पहले जागरूकता लाने का जिम्मा होता है महिला का। यदि हम एक घर की 5 महिलाएं या 3-4 घरों की 5, 7, 10, 20, 15, 20 महिलाओं को इकट्ठा करके निरंतर उनको जागरूकता देने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक घर यदि अपने दवाओं की खपत को कम करेगा तो निश्चित रूप से वह शुरुआत होगी हमारे उस प्रकार के जकड़बंदी से बाहर निकलने की। तो उनको हम क्या समझाते हैं? हम ये समझाते हैं कि आप अपने घर में सबसे पहले नियम लागू करो, कोई भी व्यक्ति बिना भूख भोजन नहीं करेगा। ये बड़ा एक गड़बड़ विषय है कि माँ कहती है बच्चे को खाना खा ले, बच्चा कह रहा भूख नहीं है फिर भी खा ले। ये अनावश्यक रूप से बिना भूख के भोजन देते रहना, ये सबसे पहला आयुर्वेद में कारण बताया गया है बीमारी पैदा करने का। क्यों? तो अग्नि बिगड़ेगी, रोग पैदा होगा। सर्वेषाम रोगाणाम कारणम अग्निमंदम, हर बीमारी का कारण तो अग्निमंद है। तो अग्निमंद का ताल्लुक है आपके भोजन और भूख और उसके पचन करने से। बिना भूख भोजन नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी अग्निमंद नहीं होगी। एक और कंसेप्ट है संडे सेलिब्रेशन का, जो बड़े जो शहर हैं जहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज वगैरह हैं, वहाँ पर क्या होता है, शनिवार की शाम को बाहर खाने जाएंगे, भरपेट खाएंगे और संडे सेलिब्रेट होगा, देर से उठेंगे, वॉक पे भी नहीं जाएंगे, कोई काम पे जाना नहीं है, तो वो संडे सेलिब्रेशन हो गया उनका। लेकिन उनके संडे सेलिब्रेशन में जो सबसे हालत खराब होती है, पेट की हालत खराब होती है। भाई जैसे सब लोगों को छुट्टी चाहिए, पेट को छुट्टी चाहिए ना, एक दिन छुट्टी कौन देगा उसको? उसकी छुट्टी यही होगी, एक दिन भोजन का निषेध कर दिया। एक दिन भोजन छोड़िए, जल पर रहिए, फल पर रहिए। ये कौन समझाएगा? ये घर की माँ समझाएगी। ये माँ एक घर में एक परंपरा पैदा करेगी। इस तरह से विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है आयुर्वेद में बहुत बड़ा। यदि विरुद्ध आहार के बारे में समझा जाए तो जैसे दूध के साथ भोजन, खट्टी और दूध वाली चीजें एक साथ, नमक वाली चीजें दूध के साथ एक साथ लेने से चमड़ी की बीमारियां पैदा होती हैं या स्किन एलर्जी पैदा होती है। अब इसको कौन रोकेगा? इसको रोकने वाली घर में माँ होगी। कि माँ का ये दायित्व है, उसको समझाया जाए कि दूध के साथ या खीर के साथ रायता, दूध के साथ पराठा ये देना बंद करे, बनाना बंद करे। जैसे शाम के समय इसी प्रकार के और भी जो चीजें विरुद्ध आहार में आती हैं, दूध के साथ मूली के पराठे, जैसे मैंगो शेक हो गया, छोटी छोटी चीजें हैं। इन सब से यदि बचाव हम करते हैं तो घर में भी दवाओं की मात्रा घटेगी, बीमार होने का क्रम घटेगा। तो इस तरह से जब हम घर को ट्रेन करेंगे, घर की महिला को ट्रेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात आगे बढ़ेगी। अब एक चीज और आती है, ये भी चरक का ही संदर्भ है, यस्य देशस्य युजन्तु तस्य औषधम हितम। भाई अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपके आस पड़ोस की चीजें हैं वो सब हमेशा उपयोगी होती हैं। क्यों होती हैं? जिस देश में व्यक्ति जन्म लेता है उस देश का हवा, पानी, मिट्टी और दवा सबसे ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए। अब अभी आजकल जमाना क्या हो गया है, हम रह तो रहे हैं नॉर्थ में, हमको चाहिए साउथ का भोजन, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन हम ये भी समझे ना कि किस ऋतु में क्या उत्पन्न हो रहा है। टमाटर का सीजन नहीं है, हमको टमाटर ही चाहिए। प्याज का सीजन नहीं है, हमको प्याज ही चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? जिस मौसम में जो चीज पैदा नहीं होती है उसको छोड़ दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? उसके बदले में दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो उस मौसम में उपलब्ध होती हैं। तो मैं बता रहा था यस्य देशस्य यो जन्तु तस्य औषधम हितम। अब जैसे मान लीजिए पंजाब में बहुत पानी वाला क्षेत्र है, बंगाल बहुत पानी वाला क्षेत्र है, वहाँ बहुत चावल पैदा होता है, तो वहाँ के लोगों को चावल उपयोगी है। और हम दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, साउथ हरियाणा में रहते हैं, हमारे यहाँ चावल पैदा नहीं होता है, तो हमारे लिए चावल उपयोगी नहीं है ज्यादा। हमारे बाजरे का क्षेत्र है तो बाजरा ज्यादा खाएं। तो इसी तरह से हमारे आसपास की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों की उपयोगिता पहले सबको मालूम होती थी, अब सबको मालूम होते हुए भी हम बचते हैं। उदाहरण के लिए चोट लग जाए किसी व्यक्ति को तो आज भी दादी माँ हल्दी का दूध पिलाने का प्रयास करती है, बच्चा नहीं पीता, पर माँ को पता है कि वो अच्छी है चीज, पिलाती है जबरदस्ती, वो ठीक है नहीं पिएगा। वही हल्दी का कैप्सूल 20 रुपए का बाजार में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा तो तुरंत खा लेंगे हम। ये मानसिकता का फर्क है। हमने ये मान लिया है कि जो हमारी जानकारियां सब हैं, खराब है, रद्दी है, डिस्कार्डेड है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे हल्दी का पेटेंट हो गया घाव को भरने के लिए। सौभाग्य से मैंने भी, उमेश जी गवाह है, हमने भी उसके खिलाफ काम किया था बहुत, और कुछ पेटेंट्स को, नीम का पेटेंट, उसका पेटेंट हम लड़के उसके लिए काम किया था कुछ डॉक्टर वंदना शिवा के साथ मिल करके। लेकिन ये मानसिकता का फर्क है और इस मानसिकता को बनाने में हम वैद्यों का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। आसपास की नीम है, तुलसी है, गिलोय है, हमारे किचन है, किचन की जो मसालदानी है वो अपने आप में प्राथमिक चिकित्सा का सबसे बड़ा टूल है और आज भी उतना ही प्रभावी है जितना आज से 5000 वर्ष पहले था।
आने वाले समय में भी रहेगा। जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, जो केमिकल दवाइयां हैं, उनके प्रभाव घटते बढ़ते रहते हैं, पर इन जड़ी बूटियों का प्रभाव जो प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, ईश्वर का जो वरदान है, जो अमृत है, इनका प्रभाव आज भी वैसे ही है जैसे कल था और कल भी वैसे ही रहने वाला है। तो यदि इनका प्रयोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एलोवेरा है, हल्दी है, इस तरह की और चीजें हैं, अमृता है, इनका सम्मिलित प्रयोग किया। अब इस सम्मिलित प्रयोग को जैसे डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब ने अपने आस पड़ोस की कम्युनिटी में बहुत 30 वर्षों से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से एक आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया। बाबा रामदेव ने, आज हर व्यक्ति पार्क में जाके योग करता है, हर व्यक्ति एलोवेरा, गिलोय और आंवला लेता है, तो ये आंदोलन का रूप बना ना। बेशक वो टिल्ट हो गए, रास्ता भटक गए, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस तरह से उस स्वास्थ्य के विषय में एक जागरूकता आई और जन आंदोलन का रूप हुआ। आज भी इस चीज की आवश्यकता है। यदि हम इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति और चिकित्सक, इन दोनों को साझा प्रयास करना पड़ेगा और शुरुआत स्वयं से और अपने घरों से करना पड़ेगी। हम भी इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं कि घर घर जाकर के वहां की महिलाओं को ट्रेन करें। इसी तरह से आप हम में से भी कुछ लोग ये जिम्मा उठाएं, और यदि आप सोचेंगे कि आपको कुछ व्यक्ति चाहिए, वैद्य चाहिए, तो हम जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोग, बहुत लोग जो अपना जो योगदान है वो अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करने में आपका सहयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज की निर्मित हो सकती है। व्यक्ति स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, घर परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। और ये भी तय बात है, अंतिम बात करके समाप्त करता हूँ, कि जो राष्ट्र उन्नति, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है जो स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ समाज, अस्वस्थ राष्ट्र कदापि उन्नति नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबका साझा दायित्व है, स्वयं भी हम अप्राकृतिक औषधियों से अनावश्यक रूप से खाने से बचें और अपने घर परिवार, मित्र परिचितों को, पड़ोसी पड़ोसियों को इस जानकारी का प्रचार प्रसार करें। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अमर सिंह आजाद, MBBS, MD पीडियाट्रिक्स और MD कम्युनिटी मेडिसिन। आजाद साहब भी वर्षों से इसी पूरी लड़ाई में लगे हैं। आजाद साहब, आज तो एक और MBBS डॉक्टर ने कमाल कर दिया, और वो जो अमृता का बताया उन्होंने, अद्भुत सारी चीज। तो कैसे डॉक्टर साहब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य को, आरोग्य को कंपनियों के, कॉर्पोरेट के चंगुल से हटा के लोगों के पास कैसे लाया जाए? अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कोई ये आपका जो लगा हुआ है ना डॉक्टर साहब, उसको तार को दोबारा लगाइए एक बार। अभी भी नहीं आई डॉक्टर साहब। आई तो अब आ गई है, चलेगी कुछ उसके डॉक्टर साहब आप लैपटॉप पे, आप इसको छोड़ दीजिए, लैपटॉप की आवाज पकड़ लेगा आपकी, इसको छोड़ दीजिए। हेलो, आ रही अब ठीक है? हाँ जी ठीक है, आगे डॉक्टर साहब आगे। एक मिनट, थोड़ा सा साउंड। तो सबको नमस्कार जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम सेशन था। दोनों जो पक्ष एस्पेक्ट्स थे कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, पर्टिकुलरली उन्होंने जो अमृता के बारे में कहा, या हल्दी के बारे में, या एलोवेरा के बारे में, तो ये तो वंडरफुल चीज़ें हैं ही, लेकिन उन्होंने जो वुमेन हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो रोल बताया, वो वाकई हमारे नोटिस में नहीं था। तो ये तो बहुत नई बात हुई, और हम आने वाले समय में इसको अपने प्रैक्टिस में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ भी करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर साहब का स्पेशल सेशन एक नहीं, मुझे लगता है एक सीरीज ऑफ सेशन चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है लंबा, तो इसका तो बेनिफिट होगा ही होगा।
मुझे लगता है एक से ज़्यादा सेशन भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब को फुल टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये अगर रिकॉर्ड में आ जाएगी तो ये पूरे बहुत लोगों के लिए लाभकारी होगी। और ये जो इशू है ये जो एलोपैथी का जो डोमिनेंस का, ये लड़ाई तो अभी चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अभी ये लड़ाई रिवाइव हो रही है, रिवाइटलाइज हो रही है, रिजुविनेट हो रही है, जो पहले बहुत लो लेवल पे थी। ये पर्टिकुलरली अभी वैसे तो काफ़ी सालों से ये उठ रही थी, क्योंकि अभी लोग जो क्लाइमैक्स है एलोपैथी का, वो मुझे लगता है निकल गया। अभी एक नई फेज आ रही है, डिजीज बेस्ड जो हेल्थ का इशू था, जो एलोपैथी का, ये बीमारी का ये इलाज, तो ये वाला तो कोलैप्स हो रहा है पूरा। अभी तो हील द होल बॉडी, पूरी बॉडी को हील करना जरूरी है। अभी हेल्थ बेस्ड तो फिर आयुर्वेद ही होगा, हेल्थ बेस्ड तो एलोपैथी तो है नहीं, एलोपैथी तो डिजीज बेस्ड है। तो डिजीज बेस्ड वाला मॉडल जो कोलैप्स हो रहा है तो रहेगा पूरा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत हमको बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, और मिल रहा है ऑलरेडी वी आर सीइंग रिनासेंस हो रही है नई, के लोग दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, और दवाइयाँ छोड़ करके फूड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये मुझे लगता है 2 नंबर पे रखने चाहिए फूड के बाद। हवा पानी की, ऑफकोर्स हवा पानी की बात भी करनी चाहिए। हवा पानी की लड़ाई तो समाज की लड़ाई, बड़ी लड़ाई है ही है। तो फूड के बाद अगर कोई इंटरवेंशन है तो वो मेडिसिनल प्लांट्स की है। ये जोड़ी जो है मेडिसिनल प्लांट्स की और फूड प्लांट्स की, वंडरफुल जोड़ी है ये बैलों की जोड़ी जैसी, जिसने पूरे समाज को बहुत हजारों साल तक फूड दिया, खाना दिया। तो वो बैलों की जोड़ी जैसी है। एक बैल फूड प्लांट्स हैं और दूसरा बैल मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो ये मुझे लगता है सेहत के लिए एक बहुत ही वंडरफुल टूल है हमारे पास। और तीसरा जो है फिर एक्सरसाइज, और चौथा जो डॉक्टर साहब ने आचार व्यवहार और विचार कहा, वो विचार वाली बात जो है, जो मेंटल हेल्थ है, जो हैप्पीनेस का जो है, कि कैसे समाज खुश हो, रिलैक्स्ड हो, एक कनेक्टेड हो आपस में। तो वो तो है ही है। तो पूरा जो आयुर्वेद का वंडरफुल कंसेप्ट है, जो हमारी सनातन संस्कृति का पार्ट है, तो मुझे लगता है उसको रिवाइव करना हमारा फर्ज बनता है, और हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और डे बाय डे हमको रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। तब आप सबको बधाई। इस पुण्य का जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उनको रिस्पॉन्स और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, और लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे कि ये हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर से, एलोपैथिक सिस्टम से मच बेटर है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अच्छा कहा आपने। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर गिलोय का प्रभाव है, ये बिल्कुल नई बात है हम लोगों के लिए। कम से कम अगर डॉक्टर आजाद भी कह रहे हैं तो ये पंजाब और इधर के लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी। सुनील जी, आपको ध्यान में था क्या कि गिलोय जो है ये माहवारी या मासिक चक्र में भी ऐसा काम करती है? गिलोय और गिलोय से बने औषधियों को हम एक निश्चित रूप से जो यूट्राइन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है उसमें हम देते रहे हैं। जैसे अमृता गुगलू है, वो गिलोय से बनी हुई गुगल की कुली है, वो हम अच्छे से प्रयोग करते रहे हैं। तो वो शास्त्र उल्लेख की, ये तो रॉ गिलोय दे रहे हैं, तो आम परिवारों में वो उसकी बात करनी। डॉक्टर साहब, ये मुझे यूट्यूब पे प्रश्न आया है, एक भाई पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र तोमर के एक गिलोय का सेवन एक स्वस्थ आदमी, आम स्वस्थ आदमी कैसे कर सकता है? एक तो ये, क्या कैंसर पेशेंट भी गिलोय ले सकता है? ये बात है। और एक भाई हैं लक्ष्मी नारायण पांडा जी, वो कह रहे हैं कि जब भी मैं गिलोय लेता हूं तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये 3 प्रश्न है। डॉक्टर अग्रवाल जी, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, जो पब्लिश पेपर है और मैं तो जो भी कैंसर के पेशेंट आते हैं उनको गिलोय की दवाइयाँ जरूर देता हूँ। या तो ताज़ा गिलोय के बारे में एक तो तय बात है कि ताज़ा गिलोय के तने का स्वरस उनकी स्टडीज ये बताती हैं कि स्वरस जो है वो सर्वोत्तम है, और वो भी अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के इतने मोटे तने, 4 से 6 अंगूर मैं एक बित्ता देता हूँ। उसको छील कर, ऊपर का छिलका निकाल कर छोटे छोटे टुकड़े काटकर, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्वरस बनाने का, वो पीस कर पानी में डाल दीजिए रात भर,
सवेरे निचोड़कर उसको निकाल लीजिए, यह बेस्ट है। इसमें गिलोय के सारे गुण मिल जाते हैं। यानी गिलोय उबालना नहीं है? नहीं, गिलोय में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उबालने से नष्ट होते हैं, सारे नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो विकृत हो जाते हैं। इसलिए स्वरस ही सर्वोत्तम है ऐसा माना गया है। और स्वरस को प्रिजर्व करना मुश्किल होता है, इसलिए ताजा में, हालांकि मैंने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, लेकिन ताजा ही सर्वोत्तम है। ताजा हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। तो मैंने एक काम किया कि गिलोय के स्वरस में आंवला का, और शास्त्रों में भी गिलोय और आंवले का योग बहुत सर्वोत्तम माना गया है। और अगर उसमें गोखरू डाल देते हैं तो वो रसायन योग हो जाता है। तो अगर गिलोय का स्वरस और आंवले का स्वरस 20% से 25% आंवले का रस लीजिए और बाकी गिलोय का स्वरस लीजिए, और इसमें बिना प्रिजर्वेटिव के केवल अमृत 1 लीटर में अमृत धारा की 7 से 8 बूंद डाल दीजिए, कभी खराब नहीं होगा। 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल रख के मैंने देख लिया, वो खराब होगा ही नहीं। और मजे की बात आपको बताता हूँ, ये जो स्वरस के अंदर आपने अमृत धारा ऐड कर दी, या अमृत धारा ऐड करने से इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। पहले या दूसरे डोज में ही आदमी को महसूस होने लगता है कि कुछ तो अच्छी बात शरीर में घटी है। बहुत सारे लोगों ने पहली डोज 6 चम्मच लेने के बाद, डॉक्टर साहब ये तो पहला डोज में ही हमारा तो पेट हल्का हो गया, भूख तेज लगने लगी। यह मेरा अपना शोध है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बार मैंने जनता में आपके सामने शेयर किया इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बिफोर आई क्लोज माई शॉप आई शुड डिलीवर व्हाट आई वांट। हाँ, ये एक आम स्वस्थ आदमी इसको रेगुलर कैसे ले सकता है? इसको रेगुलर अगर लेना हो तो मैं कोई भी औषधि को सिद्धांत रूप से 12 महीने 365 दिन नहीं लेना चाहिए, बीच में इंटरप्शन देना चाहिए। अगर गिलोय लेना है तो 1 महीने 2 महीने लीजिए, 15 दिन 1 महीना छोड़ दीजिए, रेगुलर एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, कंस्टिपेशन की शिकायत कुछ लोगों ने की है, तो उसका निराकरण मैंने किया। आंवला स्वरस जब से ऐड किया है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो तो थोड़ा आहार में परिवर्तन करें और थोड़ा पानी ज्यादा लें, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। डॉक्टर केएसआर रेड्डी, आपने अनम्यूट कीजिए जरा, कुछ टिप्पणी डॉक्टर रेड्डी। नहीं, एक्चुअली टुडे आई वांटेड टू लिसन, क्योंकि इतनी सारी अनुभवी डॉक्टर साहब ने हमारे सामने लगाई है। आम वस्तु जो हमारे घर में या अड़ोस पड़ोस में जो मिलते हैं, उससे किस तरह हम कई सारे इलाज, कई सारे इस तरह के डिजीज़ को इलाज करते हैं, स्थायी रूप से डॉक्टर साहब ने बताया अपने अनुभवी। तो आई वॉज लिसनिंग टू दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम नीसा। गॉड ब्लेस देम। मैं एक बात और कहूँगा, मुझे मालूम नहीं सुनील जी और डॉक्टर साहब को भी मालूम था कि नहीं था, ये जो डॉक्टर सुरेश जी ने कहा कि गिलोय के रस से अगर वो गाय के वहाँ कीड़े पड़े हुए हैं, वो घाव इनके बेटे का पाँव जो उन्होंने कहा 1.5 इंच गहरा कट लगा, वो बिना उसके 3 दिन में ठीक किया। तो मुझे लगता है कि सुनील जी, ये मालूम था क्या आपको कि कभी प्रयोग में लाए आप? ये तो नए घाव की बात हुई। पुराने नॉन हीलिंग वुंड, ऐसे घाव जो महीनों से और हीलत नहीं कर रहे हैं, उसमें गिलोय का प्रयोग करके देखिए। नहीं, इसको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? कैन यू जस्ट पुट इट इन इंग्लिश, क्योंकि नाउ आई विल आस्क यू। अब मुझे एक डायबिटिक है, 70 years old, big toe got relieved and the next toe is infected and it is threatening another toe. इसको इलाज किस तरह किया जाए? She is a diabetic on insulin. डायबिटिक फुट में there are published papers that Giloy, Tanospora cordifolia, Giloy या Burich is very important and it works in diabetic foot. और मैं आपको कहूँगा, अगर आप मुझे एड्रेस दे देंगे तो I'll send you some capsules. या मेरे को
या मेरे को नंबर भी दीजिए, वी नीड इट अर्जेंटली, इट इज फॉर माय ओन। दे दूंगा डॉक्टर रेड्डी, आई विल कनेक्ट यू, नो प्रॉब्लम। आप Thank मुझे you. उनका फोटो भेज दीजिए मैं भेज देता हूँ। with little bit of history, and I will not charge anything. You just pay the courier charges, and I will dispatch the medicine. वंडरफुल, we'll do that, sir. सुनील जी, ये जो घाव पर अमृता का प्रयोग, चोट पर अमृता का प्रयोग, 11 कट्टा कीड़े पड़े हुए हैं, उसको खत्म करने के लिए अमृता का प्रयोग, क्या कभी ध्यान में आया आपके? नहीं, हमने कभी नहीं किया। ये निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का मौलिक प्रयोग है और हमने मौलिक नहीं नहीं किया। लगता है डॉक्टर सुरेश जी, अग्रवाल जी, वर्ण रोपण की का गुण गिलोय में है, और उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर सुनील। एक्चुअली वुंड हीलिंग में मैक्रोफेज नाम का एक सेल है। मैक्रोफेज बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो कमांडर है वो मैक्रोफेजेस है। हाँ, आप पढ़ेंगे मैक्रोफेज के बारे में। और गिलोय जो है मैक्रोफेज के ऊपर बेसिकली काम करता है। तो वुंड हीलिंग में जहाँ नॉन हीलिंग वुंड हो गया तो लोग एंटीबायोटिक देते रहते हैं। No, the problem is not infection. The problem is that there is a dysfunction of the macrophages which plays a part in wound healing. वो dysfunction होता है। And Giloy works on macrophages. यह रिसर्च मैंने 1987 में हाइपोथेसिस दिया था और 93 में वो थीसिस हो गई थी वेटनरी कॉलेज में। 93, आप सोच लीजिए किस समय की बात कर रहा हूँ। वो हिंदुस्तान का दूसरा वर्क था गिलोय का इम्यून सिस्टम पर, मैक्रोफेजेस पर। तो मैक्रोफेजेस पे काम करने के कारण यूट्रस पर भी जो काम करता है, तो आप देखेंगे रोल ऑफ मैक्रोफेज ऑन यूट्रस एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम के ऊपर, उसके ऊपर वो मेरी हाइपोथेसिस अभी प्रूव नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि गिलोय मैक्रोफेज पर काम करता है और यूट्रस के इन्वोल्यूशन पे भी मैक्रोफेज का रोल है। जो बच्चेदानी बड़ी हो जाती है गर्भावस्था में, छोटी सी बच्चेदानी इतनी बड़ी हो जाती है और प्रसव के बाद वो बच्चेदानी सिकुड़ कर इतनी छोटी हो जाती है। वो इतनी बड़ी बच्चेदानी से छोटी सिकुड़ कर करने में मैक्रोफेज का रोल है। तो वहां भी गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि गिलोय मैक्रोफेज पर काम करता है तो वो यूट्रस में विभिन्न समस्याओं में काम करेगा। ये मेरा हाइपोथेसिस है, इसको तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न आए हैं। एक वंदना शर्मा बहन जी पूछ रही हैं, क्या गिलोय को स्किन एलर्जीज में प्रयोग किया जा सकता है? किसमें? और स्किन एलर्जी, चर्म रोग। और एक पूछा है ईश्वर शर्मा जी ने कि क्या हार्ट ब्लॉकेज में भी ये गिलोय कुछ काम करेगा क्या? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज में मेरा कोई अनुभव नहीं आया और मैं और ना कोई पब्लिश पेपर मैंने देखा है कि हार्ट ब्लॉकेज में कहीं काम करता हूँ। एक स्किन डिजीज में निश्चित रूप से बहुत चर्म रोगों में शास्त्रों में भी है और मेरे अपने अनुभव भी हैं, स्पेशली सोरियासिस में। सोरियासिस के में तो मैंने अमृता का तेल बनाया है जो मैं लगाने के लिए देता हूँ, या अमृता का क्वाथ से सोरियासिस के लीजन को धुलवाता हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें दूसरी मेडिसिन नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, जैसे ही मैंने अमृता को उबाल कर अमृता की क्वाथ से उनके सोरियासिस के लीजन्स को धोया या अमृता तेल लगाने के लिए दिया, वो इम्प्रूव कर गए। और अमृता का जो कैप्सूल मैंने बनाया है उसमें कई चीजें हैं, अमृता है, अश्वगंधा है, कुटकी है, यह सब भस्म है मुख्य रूप से, और मंडूकपर्णी है। उन कैप्सूल के नतीजे मुझे सोरियासिस में लाजवाब मिले हैं। और इसी तरह से अन्य स्किन, और दूसरा है लाइचन प्लैनस नाम के एक स्किन डिजीज है जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें भी अच्छा रोल मिले हैं। और अभी मैं अमृता का प्रयोग कर रहा हूँ फंगल डिजीज में, स्किन के फंगल इन्फेक्शन में, जहाँ मॉडर्न एंटी फंगल्स नाकाम हो चुके हैं। ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जो 14 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से होके आए। 4 साल से उस बच्चे का, जवान लड़के का, 20 साल का बच्चा, और उसका स्किन में इतना फंगस इन्फेक्शन था, 14 लोगों को कंसल्ट किया था उसने, 14 डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। उसको मैंने वही अमृता का बना हुआ योग दिया और साथ में मैं इधर जेल भी बना लगा हूँ, कुछ जड़ी बूटियों का जेल बनाता हूँ, वो दिया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अमृता, प्रश्न ये था कि स्किन डिजीज में अमृता काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। वंदना जी, आप मुझसे बाद में संपर्क करना,
मैं सुरेश जी से आपका संपर्क करवा दूंगा। सुरेश जी, मुझे लगता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, हम लगातार 3 हफ्ते 4 हफ्ते एक बार आपको हर सप्ताह सुनना चाहेंगे गिलोय के, और हम अलग सेशन रखेंगे गिलोय के ऊपर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है मित्रों, स्वास्थ्य कंपनियों के हाथों में नहीं, अस्पतालों का गुलाम नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का गुलाम नहीं, डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जैसे, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जैसे, वैद्य सुनील आर्य जैसे, डॉक्टर खालिद वली जैसे तमाम जो हमारे ऐसे मित्र हैं, उनके साथ वो जाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। एक बात मैं ऐड करूंगा उपेंद्र जी, मैं एक बात ऐड करूंगा, स्वास्थ्य अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। वो अधिकार के रूप में हम मांगेंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे। स्वास्थ्य तो हमारी जिम्मेवारी है, वो अधिकार क्या है? ठीक है डॉक्टर साहब, अद्भुत, सच में अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम मिलेंगे रविवार को, संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन यानी कि 5 तारीख को शाम 4 बजे मिलेंगे। और देखते हैं अग्रवाल साहब, आप संडे को उपलब्ध होंगे ना? मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा कि मैं ठीक है, मुझे सोच के बताइएगा। अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा, कारण मुझे भी अच्छा लगता है कि हम जो भी जमा है मैं अनलोड करूं। ठीक है, तो हम अमृता और इस तमाम विषयों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। आइए देश को स्वस्थ बनाने के लिए ये जन आंदोलन खड़ा करें। हम आने वाले समय में अब कोरोना पर जो नया चल रहा है उसकी बात भी करेंगे। संडे को हम कोरोना में जाने वाले बात करेंगे। मेरे एक सलाह है और निवेदन है, क्योंकि तीसरी वेव का आना लगभग तय है, शुरू हो चुका है बहुत जगह, तो तीसरी वेव में मेरे पास कुछ ओरिजिनल सजेशंस हैं, उसका प्रयोग अगर आप इसको आगे बढ़ा पाए, शेयर करवा पाए, हम अगली मीटिंग में करते हैं, कारण कि हम लोगों ने कोरोना को बड़ा मिसमैनेज किया है। बिल्कुल, तो हम अगली मीटिंग में करते हैं ये बात। तो मित्रों, अब सभी मिलेंगे रविवार 5 तारीख को शाम 4 बजे इसी लिंक पे और इसी YouTube चैनल के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार। बनी बन जाएगी।